लियारी की इस गली में जश्न का समा था। लोग बड़ा सा दायरा बनाकर खड़े थे। शायद कोई फुटबॉल मैच हो रहा था। लियारी के लोग हमेशा से फुटबॉल के शौकीन रहे हैं। कराची का एक रिपोर्टर शाहिद कोशिश कर रहा था कि वो हुजूम में घुसकर देख सके कि किस किस का मैच हो रहा है। उसने देखा कि खिलाड़ियों में सरदार उज़ैर बलोच, नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला जैसे लियारी के बदनामे ज़माना गैंगस्टर शामिल हैं। लोग सीटियां बजा रहे थे, रक्स कर रहे थे। सरदार उज़ैर बलोच ने फुटबॉल को ठोकर लगाई। वो लुढ़कते हुए बाबा लाडला के पैरों के पास आई। बाबा लाडला ने कहका लगाते हुए बॉल को लात मारी। वो लुढ़कती हुई किसी और के पास गई। शाहिद ने ज़रा और गौर से देखा तो वो दंग रह गया। जिस गेंद से फई थी वो गेंद नहीं, एक इंसानी सर था। अरशद पप्पू का सर। अरशद लियारी गैंग वॉर से मुताल्लिक इस भयानक वाक़ये की तफसील उज़ैर बलोच ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद पप्पू को हज़ारों अफराद के हुजूम ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। पहले उसकी उंगलियां काटी गईं, हाथ पैर तोड़े गए, फिर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। लेकिन अरशद पप्पू उस गैंग वार का खुद भी ऐसा ही सफ़ाक किरदार था। पप्पू ने किसी बंदे को कत्ल किया था और उसकी बॉडी के 16 पीसेस किए। वो बहुत मशहूर हुआ था उस वक्त। पप्पू बड़ा मोस्ट वांटेड था। मैंने पप्पू से बोला कि जो ना आपके हवाले से तो इंटरव्यू वगैरह कुछ वैसे भी नहीं हो सकती, आपका कोई मौक़िफ़ भी नहीं लगा सकते इस बात से कि आपका तो ताज़ा ये वाक़या हुआ है। तो उस पर कहने लगा यार मैंने कौन सा गलत काम किया। वो बड़ा कमीना आदमी था जिसको मैंने मारा। मेरे पास तो टाइम नहीं था जो मैंने उसके सिर्फ 16 पीसेस किया। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं उसको खीमा निकाल देता। मगर आज हम अरशद पप्पू की नहीं बल्कि उस शख्स की कहानी सुना रहे हैं जो कभी अरशद पप्पू का दोस्त था, फिर दुश्मन बना तो लियारी की गलियां नौजवानों के लहू से तर हो गई। लियारी के घरों की दीवारें गोलियों के निशानों से छलनी हो गई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अब्दुर रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की। लियारी वाले कहते हैं वो बलोच कबीले का सरदार था। पुलिस कहती है वो सरदार तो था मगर डाकुओं का। अगर वो डाकुओं का सरदार था तो इसे बेनज़ीर भुट्टो का मुहाफिज किसने बनाया? वो बेनज़ीर का मुहाफिज था तो रावलपिंडी धमाके में उनकी हिफाजत क्यों नहीं की? वो पीपल्स अमन कमेटी बनाने वाला था या कराची का अमन बिगाड़ने वाला? और फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। पुलिस और एम्बुलेंस को भी भगा दिया गया। चौधरी असलम और रहमान बलोच की दुश्मनी कैसे शुरू हुई? रहमान डकैत को गिरफ्तार करने के बाद चौधरी असलम को गिरफ्तार क्यों किया गया? वो 2 बार पकड़ा गया मगर दोनों बार पुलिस की कैद से फरार हो गया। मगर जब तीसरी बार पकड़ा गया तो फिर क्या हुआ? ये और इन जैसे बहुत से सवालात के जवाब आप जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलें 50 साल पहले के लियारी चलते हैं। ये 1976 की बात है। रेक्सर लाइन की अफशानी गली में हाजी दाद मोहम्मद के घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम अब्दुर रहमान रखा गया। जाहिर है ये घर उस वक्त इस हालत में नहीं था बल्कि ये पूरा इलाका गुर्बत में डूबा हुआ था। ताहम अब्दुर रहमान के रिश्तेदारों का कहना है कि वो जद्दी पुश्ती रईस और कबायली सरदार था। तो सरदार अब्दुर रहमान बलोच था, वो कबायली बंदा था। उसका ताल्लुक़ ईरान से था, बलोचिस्तान से था। तो आशारी बलोच था, ओरिजिनल बलोच था, ख़ानदानी बंदा था। हमारे अंदर सरबाजी भी है। लियारी में बहुत से जगहों में रहते हैं सरबाजी, आशारी, अफशानी और भी बहुत से कौमें जो सरदार अब्दुर रहमान से हमारी मिलती है। तो मैं भी तो सरदार अब्दुर रहमान का छोटे भाई का बेटा हूँ। फ़तेह मोहम्मद और उन जैसे रिश्तेदार तो कहते हैं कि हाजी दाद मोहम्मद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और उन्होंने इलाके में बहुत से फलाही काम कराए, स्कूल खोले, फुटबॉल और बॉक्सिंग क्लब बनवाए। पहले ये जगह जो आप दिख रहे हैं, जो आप बैठे हुए हैं, तो ये उन्होंने संगे बुनियाद रखी थी। ये जगह है, ये अंजुमन, ये स्कूल, ये जो आप देख रहे हैं, ये बावर्ची खाना, ये नमाज जनाजा की जगह अगर आप बोलोगे तो मैं आपको सारा जगह दिखाऊंगा। ये इतने बड़े घर महल, वो खुद ख़ानदानी बंदा था माशाल्लाह। सरदार लक़ब भी उसको दिया गया है ना। दूसरी जानिब पुलिस और सहाफ़ियों के मुताबिक दाद मोहम्मद उर्फ दादल, शेर मोहम्मद उर्फ शेरू, बेग मोहम्मद उर्फ बेकल,
और ताज मोहम्मद उर्फ ताजू, ये सब मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस थे। शेरू और दादल मंशियात का कारोबार करते थे। उस दौर में लियारी में दूसरे जराइम पेशा ग्रुप भी थे। कलरी में इकबाल उर्फ बाबू डकैत का राज था, जबकि लियारी नदी के उस पार जहानाबाद और आसपास के इलाकों में हाजी लालू की हुक्मरानी थी, जहां से वो अपना मंशियात, भत्ते और अगवा बराए तावान का धंधा चलाता था। हाजी लालू के बेटों में अरशद पप्पू और अराफात नुमाया हुए, जिनका जिक्र आगे भी आता रहेगा। लियारी में बेसिकली उस वक्त से ये मनशियात, जुए और सट्टे के अड्डे जो हैं वो उस वक्त से चले आ रहे हैं। पहले जो है वो यही लोग हुआ करते थे, दाद मोहम्मद उर्फ दादल या ये जो है बाबू डकैत, या दूसरी तरफ जो मेवा शाह कब्रिस्तान है, हम लियारी नदी की दूसरी तरफ की अगर बात करें तो उधर हाजी लालू वगैरह, यही बेसिकली जो है मेन उस दौर के लोग हुआ करते थे। अच्छा, ये सारे लोग जो हैं इनके जुए और सट्टे के अड्डे भी थे और मनशियात के अड्डे भी थे। इन्हीं से कमाई भी थी और इन्हीं के ऊपर लड़ाई भी थी। सीनियर सहाफ़ियों के मुताबिक हाजी लालू को तमाम जराइम पेशा ग्रुपों के सरबराहों की हैसियत हासिल थी। हाजी लालू को जो अहमियत हासिल थी कि सारे गैंग्स उन्हें अपने अब्बा का, अपने बाप का दर्जा देते थे और उन्हें गॉड फादर कहते थे। कराची के जो मेवा शाह कब्रिस्तान है उसमें हर साल सालाना बुनियादों पर जो क्रिमिनल नेटवर्क है उनका एक इज्तिमा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोग्राम की जो मेन सिक्योरिटी होती थी वो हाजी लालू साहब की होती थी। हाजी लालू परमिशन देते थे। हाजी दादल और हाजी लालू ग्रुप के अच्छे ताल्लुकात थे। दोनों को सियासी सरपरस्ती भी हासिल थी। मुबश्शिर फारूक के मुताबिक हाजी लालू तो इतने पावरफुल थे कि पुलिस और अदलिया में ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी वही करवाते थे। उनका एक मुंशी होता था, वो मुंशी रजिस्टर लेके खड़ा था। उसको उन्होंने इशारा किया कि मजलिस शुरू की जाए, तो हमारे सामने जो है वो दरिया बिछाए जाने। तकरीबन ये 150 से ज़ायद जो है वो लोग, कुछ पैंट शर्ट वाले थे, ज़्यादातर कुर्ता शलवार वाले थे, वो दरियों पे आके बैठे। फिर मुंशी आके हाजी साहब के और ये जो लोग बैठे थे इनके दरमियान खड़ा होकर रजिस्टर लेके ये एक एक नाम पुकारता, सारा इंस्पेक्टर फलां, डीएसपी फलां, तो वो डीएसपी खड़ा हो जाता और वो फिर बोलता, हाजी साहब मैं फलां जगह हूँ, मेरा आप ट्रांसफ़र करवा दें फलां जगह। सेशन कोर्ट के पेशकार, मुख्तलिफ जजों के पेशकार थे और जो अदालती जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो थे, वो खड़े हुए, उनकी पोस्टिंग भी हुई। हाजी साहब ने बोला कि अब आप ये बताएं मुझे कि मुझे बोलते हैं कि मैं क्रिमिनल हूँ या मैं पुलिस को भत्ता देता हूँ, आपके अखबार वाले भी मेरे बारे में ये बातें लिखते हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि भत्ता मैं पुलिस को नहीं देता हूँ, पुलिस मुझे भत्ता दे सकती है। ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, आपने देखी है, मैं इनसे पैसे नहीं लेता, ये मेरे लिए काम करते हैं और ये मेरी ताकत है। 70 की दिहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया। लियारी के अवाम तो उन बुनियादी ज़रूरतों को भी तरसे हुए थे। उस वक्त से ही सारा लियारी जे भुट्टो के नारों से गूंजने लगा। रहमान बलोच के वालिद हाजी दादल और उनके भाई भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जो दाद मोहम्मद है, जो रहमान डकैत का बाप, दाद मोहम्मद उर्फ दादल, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये 4 भाई थे। इनके जो वालिद थे मुराद, उनका नीपियर रोड पर एक बर्फ़ खाना था और ये उस वक्त भी जो है वो सियासी जो एक छतरी होती है उसकी तलाश में तो रहते ही थे। तो 70 की दिहाई में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उरूज मिला जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, तो उस वक्त इन लोगों ने भी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू किया जनरल ज़िया ने। तो उस क्रैकडाउन के दौरान जो है जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों की गिरफ्तारियाँ हुई, उसमें दाद मोहम्मद की भी गिरफ्तारी हुई और दाद मोहम्मद जेल चला गया गिरफ्तार होने के बाद। ये बीमार था और बीमारी की हालत में ही जो इसकी जेल में डेथ हो गई थी। उधर बाप की निगरानी से महरूम रहमान बलोच तालीम से जी चुराने लगा और 6ठी जमात के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया। वो अपने जैसे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने लगा, जिनमें कई जराइम पेशा लड़के भी शामिल थे। वो इंतहाई झगड़ालू और बेखौफ हो चुका था। वो सिर्फ 13 साल का था जब पटाखा फोड़ने से रोकने पर उसने एक शख्स को छुरियां मारकर जख्मी कर दिया। उस वाक़ये की FIR तो दर्ज हुई, मगर मुलजिम चूँकि कम उम्र था इसीलिए पुलिस ने गिरफ्तारी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बहरहाल अब्दुर्रहमान डकैत का ये जुर्म की दुनिया में पहला कदम था। उसके बाद उसने आरिफ नाजिम का ग्रो ज्वाइन कर लिया। रहमान का बेसिकली ये था कि 18-19 साल का नौजवान था, बाप जेल जा चुका था और इलाके में जो है वो मंशियात और जुए और सट्टे के अड्डे चला करते थे। उस दौर में एक गैंग लीडर हुआ करता था छोटा सा, आरिफ उसका नाम था, आरिफ बलोच। ये रऊफ़ बलोच जो बाद में लियारी के एक नाजिम भी रहे, उनका भाई था। तो आरिफ का बेसिकली जो गैंग था उसे रहमान ने ज्वाइन किया था और वहीं पर जो है वो उसने जो है वो बेसिकली कह लें कि जुर्म की दुनिया में वहीं से कदम रखा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1992 में मंशियात के मामले में रहमान का झगड़ा
मंशियात के 2 और सप्लायर्स नदीम अमीन और उसके साथी नन्नो से हुआ। नदीम अमीन भी हिस्ट्री शीटर था और उस पर तकरीबन 30 मुकदमात कायम थे। रहमान और आरिफ ने नदीम और नन्नू दोनों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये रहमान के हाथों कत्ल की पहली वारदात थी और उस मुकदमे में भी वो और आरिफ मफरूर रहे। उस दौरान बाबू डकैत ने रहमान के चचा ताज मोहम्मद को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद हाजी लालू ने रहमान को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। असल में बाबू डकैत और हाजी लालू की टसल चल रही थी और बाबू के गैंग से निपटने की लालू को गर्म खून की जरूरत थी। 1993 में रहमान और बाबू के ग्रुपों में झड़पें शुरू हुई और एक दिन रहमान ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाबू पर हमला किया। बाबू डकैत रहमान के भाई शरीफ की गोली से जख्मी हो गया। रहमान की बेजिगरी और बहादुरी देखकर हाजी लालू ने उसे गोया अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। रहमान भी जैसे हाजी लालू का मुरीद हो गया। ये एक ऐसा वक्त होता है कि जिस वक्त जो है हाजी लालू ने हाथ रखता है, बाकायदा हाजी लालू जो है वो रहमान के ऊपर, और हाथ इस हद तक रखता है कि वो रहमान की शादी भी जो है उस घर में कर देता है जहां वो पहले अपने बेटे की शादी कर चुका होता है, अरफात की। सेठ यूसुफ एक उसी इलाके की एक शख्सियत हैं, उनकी बेटी से जो है वो रहमान की शादी हो जाती है। अब रहमान और अरफात ये दोनों जो हैं एक तरह से एक दूसरे के साड़ू भी हैं, हमजुल्फ भी हैं। तो यहाँ से जो है फिर बेसिकली हाजी लालू ने रहमान पे हाथ रखा और फिर इसके बाद जो है यूँ समझ लीजिए कि जहानाबाद से लेकर और लियारी तक उस दौर में अगर देखा जाए तो एक ही गैंग ऑपरेट करता था, जो बड़ा गैंग जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे थे कई, और वो यही था हाजी लालू का गैंग, जिसमें अरशद पप्पू और रहमान डकैत, अरफात जो उसका वो था साड़ू, ये सब मिल के जो है ये सारे धंधे किया करते थे। इस तरह हाजी लालू का ग्रुप लियारी और ओल्ड सिटी एरिया पर राज करने लगा। भत्ते और अगवा बराए तावान की वारदातें बढ़ने लगी तो अखबारात ने शोर मचाया, जिस पर पुलिस ने आरिफ के गैंग के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। 18 फरवरी 1995 आरिफ और रहमान अपने दूसरे साथियों के हमरा उस्मानाबाद मिल्स एरिया में पाक पाइप मिल्स की खाली इमारत में जमा थे। मुखबरी पर पुलिस ने इमारत पर छापा मारा और उन सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। अब पुलिस मुकाबला शुरू हुआ तो आरिफ तो पुलिस की गोली का निशाना बन गया, मगर रहमान पूरी ताकत से दौड़ा और दीवार फलांग कर भाग गया। उस वाकये के थोड़े ही महीनों बाद लियारी में एक खबर ने सबको चौंका दिया। 18 मई 1995 कलाकोट में एक घर में फायरिंग से रहमान बलोच की वालदा हतीजा बीबी हलाक हो गई। फायरिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद रहमान बलोच था। रहमान ने पुलिस को बताया था कि इसे शक था कि उसकी वालदा पुलिस की मुखबर बन चुकी है। दूसरी तरफ कुछ और ज़राए कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बलोच को उनकी किरदार पर शुबा था। बहरहाल ये वो ज़माना था जब एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन जारी था, तो हाजी लालू ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का भी दबाव था। हाजी लालू ने अपने बेटे अरफात और रहमान की कुर्बानी देने का फैसला किया। उस दिन भी अगर पुलिस की प्लानिंग कामयाब होती तो मेवा शाह की कोई गुमनाम कब्र रहमान बलोच का आखिरी ठिकाना बन जाती। उस दौर में जो है वो हाजी लालू से मांगा गया रहमान डकैत को। ये रहमान डकैत तो एक तरह से उस वक्त हाजी लालू की छतरी तले था। तो जब रहमान डकैत को मांगा गया तो हाजी लालू मना नहीं कर सका, क्योंकि उस वक्त हाजी लालू भी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुका था। उसने जो है वो एक कड़वा घूंट पीते हुए ये किया कि उसने अपने बेटे अरफात और रहमान डकैत की गिरफ्तारी का फैसला किया। अच्छा, ये गिरफ्तारी जो है वो इस तरह से हुई कि उसने रहमान को अपने बेटे अरफात के साथ मेवा शाह कब्रिस्तान की तरफ भेजा और वहाँ पुलिस पहले से उनकी मुंतज़िर थी। उन्होंने इन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, ये बात हाजी लालू को नहीं पता थी कि ये मामला सिर्फ गिरफ़्तारी तक नहीं रुकेगा, बल्कि फ़ैसला जो है वो इनकाउंटर का हो चुका था। लेकिन किस्मत कह लें, खुशकिस्मती कह लें रहमान की, कि जिस वक्त उसको गिरफ़्तार किया गया मेवा शाह कब्रिस्तान से अरफात के साथ, तो उस वक्त एक फ़ैमिली जो है वो तदफीन के बाद वापस जा रही थी। उन्होंने जो है वो रहमान की गिरफ़्तारी देखी और रहमान की फ़ैमिली को बताया। रहमान की फ़ैमिली के माजी में जो है वो एक और सियासी यहाँ पे फैमिली थी, उससे अच्छे ताल्लुकात थे और उस दौर में जो है वो गवर्नर भी उसी फैमिली से थे। तो वहाँ से राब्ते हुए और उन राब्तों के नतीजे में जो है वो उस दिन रहमान की एक तरह की जान बख्शी हुई और रहमान की गिरफ़्तारी जो है फिर वो औरंगी के इलाके से दिखाई गई। सरकारी रिकॉर्ड का कहना है कि रहमान और उसके साथियों अली ईरानी और हनीफ को मेवा शाह से नहीं बल्कि गोलीमार से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। उन पर नाजायज़ असलहे और मनशियात रखने का इल्ज़ाम आयद किया गया। 2 हफ्ते बाद उन्हें औरंगी टाउन पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मुकदमे में रहमान 2.5 साल तक जेल में B क्लास कैदी रहा।
कैद के दौरान रहमान के हाजी लालू से ताल्लुकात बिगड़ते चले गए। आखिरकार वो जेल से फरार हो गया। जेल जाने के कुछ अरसे के बाद जो है हाजी लालू ने अपने बेटे की ज़मानत करा ली अरफात की। अच्छा, ये वो दौर था, शायद आपको याद भी हो कि उस दौर में ज़मानत जो है वो होना बहुत मुश्किल होता था। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें जो हैं वो कायम थीं और ATC से जो है वो ज़मानत मिलना तो नामुमकिन समझा जाता था। अच्छा, रहमान की भी ज़मानत नहीं हो रही थी। जब रहमान की ज़मानत नहीं हो रही थी तो रहमान जेल में ही था। उस वक्त उसने हाजी लालू को मुख्तलिफ मैसेजेस भेजे। उसने कहा कि मेरी ज़मानत का कुछ करें और इसके लिए उसने कहा कि आपके पास जो मेरे रकम पड़ी हुई, मेरे पैसे पड़े हुए हैं, उनको आप इस्तेमाल करें। और बताने वाले बताते हैं कि वो रकम जो है कोई 1 करोड़ रुपए की रकम थी उस दौर में। लेकिन हाजी लालू ने जो उसको जवाब में ये कहा कि कौन सी रकम, मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं। और यहाँ से बेसिकली इख्तलाफात हाजी लालू से शुरू हुए। रहमान बुनियादी तौर पर जब अपने जो इनके ऊपर केसेस थे वहाँ अफशानी गली के, कलाकोट के, उन केसेस में जब इसको गिरफ़्तार किया था तो जेल में था, तो इतना फ्रेंडली वो होता था इनका कि ज़ाहिर है पैसा पानी की तरह बहाते थे उस वक्त भी ये लोग। तो जब ये जेल से सिटी कोर्ट आते थे तो सिटी कोर्ट में जो पेशी होती थी, इब्तदाई इनकी अपनी सेटिंग होती थी ज़ाहिर पेशकारों वगैरह को पैसे दे के, तो उसके बाद फौरी तौर पे जो है वो ये लोग अपनी पेशी भुगता के उसके बाद इनको कैदियों को या जितने भी जेल से लोग आते थे इनको वेट करना पड़ता था कि चूंकि गाड़ी तो शाम को ही जाएगी 4 या 5 बजे। तो ये फिर क्या करता था कि जो पुलिस वाले इसकी निगरानी पर तैनात होते थे उनके साथ खर्चा वगैरह दे के उनको ये अपने घर चला जाता था और उनको साथ लेके जाता था। तो पहले कई मरतबा ऐसा हो चुका था। जब आखिरी एक दिन हुआ तो वो जो थे अपने घर के बाहर बिठा के उनकी खातर मदारत कर रहे थे, उनको वो खर्चा वर्चा दे रहे थे और उसके बाद जो है वो काफ़ी देर उन्होंने जब इंतज़ार किया तो ये घर से बाहर नहीं आया। तो पता ये चला कि उन्होंने कहा कि अभी वो तो चला गया है, तुम लोग वापस जाओ। तो फिर इन्होंने आके सिटी कोर्ट में आके जो है वो एक फ़र्ज़ी कहानी बना के कि जी हम उसको लाए थे, यहाँ से वो फ़रार हो गया और एक FIR वहाँ पर सिटी कोर्ट में उसकी दर्ज करवा दी कि वो हमारे पास से फ़रार हुआ है, जबकि पुलिस उसको उसके अपने घर पे लियारी में लेकर गई हुई थी और वो वहाँ से फ़रार हुआ था। 10 जून 1997 को सिटी कोर्ट से फरार हुआ था। उसके बाद वो हब में रूपोश हो गया और वहाँ अपना नेटवर्क कायम किया। इस दौरान उसके ताल्लुकात कई आला पुलिस अफसरान और दीगर इदारों के हुक्काम से भी कायम हुए। वो कई बार ईरान भी गया। मफरूरी के दौरान रहमान कई बार कराची भी आया और मंशियात का धंधा भी मुनज़्ज़म करता रहा। रहमान ने पुलिस की इजाज़त से जुए और मंशियात के अड्डे खोले थे। हब में उसने एक आलीशान घर भी बनाया था जो वाइट हाउस कहलाता था। उस वाइट हाउस पर चौधरी असलम ने धावा भी बोला था। रहमान ने दोबारा लियारी में कदम जमाना शुरू की। उसने अपने पुराने दुश्मन बाबू डकैत को ठिकाने लगाया। रहमान और उसके कारकुनों ने हाजी लालू गैंग के खिलाफ भी कार्रवाइयां शुरू कर दी थी, जिससे लियारी में एक तवील गैंग वॉर का आगाज हुआ। इस जंग में एक तरफ लालू, उसके बेटे अरशद पप्पू और अरफात वगैरह थे, तो दूसरी जानिब रहमान बलोच, नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला, जाहिद शरीफ केचू और फैसल पठान शामिल थे। जब वो फ़रार हुआ तो उसके बाद फिर उसने अपना दोबारा से गैंग इस्टेब्लिश करना शुरू किया, स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया और वो लियारी में ज़ोर पकड़ता चला गया। अच्छा, ये वो दौर था जब वो जेल में था, तो ज़ाहिर है अरशद पप्पू वालों ने यानी रहमान हाजी लालू वालों ने अपने पैर फैलाए थे लियारी में। कोई 2.5 साल का अरसा जो है रहमान जेल में रहा था और दूसरी तरफ बाबू डकैत वालों ने भी अपने पैर फैलाए थे। तो यहाँ से जो है वो बेसिकली अब बदला जो है वो रहमान के अंदर था और उसने जो पहला मर्डर उस साइड का किया वो इनायत का मर्डर था। और इनायत जिस तरह से रहमान और अरफात आपस में हमजुल्फ थे, इसी तरह से इनायत और अरशद पप्पू आपस में हमजुल्फ थे। और इनायत को जो है वो फिर रहमान ने एक दिन जो है लियारी के इलाके में ही उसने कत्ल कर दिया। ये वो कत्ल था जो बेसिकली गैंग वॉर की इब्तिदा भी बना। रहमान हमारा अपना आपका बच्चा था, उसके पास नाजायज़ कर ज़्यादती किया, हमारे ही माला वो हमारे लिए नासूर बन गया। क्योंकि रहमान ने हमारे साथ ज़्यादती की, उसने मेरा हमजुल को उठाया, अगवा किया, उससे 3 लाख रुपया लिया, इनायत नाम का। उसके बाद यानी रहमान ने चौथा दिन इनायत को मार दिया। तो मुझे फ़ोन किया, बोला मैंने आपका हमजुल को मार दिया, उसका लाश बड़ा उतार ले गया। फिर इधर से हमारा दुश्मनी शुरू। पुलिस के तफ्तीशी रिकॉर्ड के मुताबिक रहमान ने लियारी के बाहर भी टारगेट किलिंग का काम शुरू कर दिया था। 2001 में उसे कराची अंडरवर्ल्ड डॉन शोएब खान की सुपारी मिली। सुपारी यानी पैसे लेकर कत्ल करने का काम। 2 करोड़ रुपए की ये सुपारी भोलू गैंग के सरबराह मंजर अब्बास ने दी थी। रहमान ने अपने साथियों के साथ मलीर पुल पर शोएब खान पर कातिलाना हमला किया। इस हमले में शोएब खान जख्मी हुआ
मगर 4 पुलिस वाले मारे गए। बहरहाल इस किस्म की झड़पें भी चलती रही, मगर रहमान और उसके गिरोह का असली मुकाबला हाजी लालू गैंग से ही था, जिसमें भत्ते, अगवा बराए तावान, मनशियात और जुए के अड्डों के पैसे की रेल पेल थी। दूसरा काम जो रहमान ने किया वो ये किया कि जो ये कश्ती चौक है लियारी में, जहाँ से बलूचिस्तान के लिए बसें चला करती हैं, तो यहाँ पर एक सिंध बलूचिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का एक दफ्तर भी था और उस वक्त उसके सदर हुआ करते थे मेहरान बलोच। ये मेहरान बलोच जो है वो हाजी लालू का नुमाइंदा था और उसने ही उसे सदर बनवाया हुआ था। और इस बस अड्डे से जो है वो भत्ते की रकम जो है वो हाजी लालू के पास जाया करती थी। रहमान ने ये किया कि मेहरान बलोच को ओहदे से हटा दिया और उसकी जगह मामा फैज़ू को, फैज़ मोहम्मद उर्फ मामा फैज़ू को जो है उसने सदर बना दिया और ये कहा कि अब इस अड्डे से पैसा जो है वो हाजी लालू की तरफ नहीं जाएगा, अब पैसा जो है वो इधर आएगा रहमान के पास। ये चीज़ उन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लगी, हाजी लालू वालों को, अरशद पप्पू वालों को, और उन्होंने जो है फिर एक दिन अरशद पप्पू ने एक आल्टो कार में आकर इसको मामा फैज़ू को बस के अड्डे से उस एसोसिएशन के दफ्तर से जो है वो अगवा किया और अपने साथ ले गए। अरशद पप्पू के गिरोह के लोगों ने मामा फैज़ू, जो कि उज़ैर बलोच का वालिद था, उसको किडनैप किया और उसके छोड़ने के लिए उन्होंने उस पर उस वक्त कोई रैंसम मांगा और 3-4-5 दिन तक ये बात रही। उसके बाद उन्होंने उसको तावान की रकम भी दे दी। इसके बावजूद जो है वो फैज़ू मामा जो थे उनकी लाश मिल गई और उसको उन्होंने कत्ल करके लाश फेंक दी, जिसके बाद इनकी फिर ये दुश्मनी का आगाज़ हुआ। उज़ैर उन दिनों तो स्टूडेंट था, शायद कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था और कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ ना सोच थी ना कोई वो थी, पर उसके बाद इसने जो है वो रहमान के साथ शामिल हुआ और उनके साथ मिलके फिर जो था अरशद पप्पू और इनके गैंग के ख़िलाफ़ जो है वो इन्होंने लड़ाई शुरू की, जो कि आखिर तक जो है वो मैं समझता हूँ कि अब तो हाजी लालू भी नहीं है, अरशद पप्पू या उसकी फ़ैमिली का कोई बंदा ऐसा नहीं है, और वो यहाँ अगर बच्चे कुछ उसकी फ़ैमिली के लोग थे वो भी यहाँ से अब हब शिफ्ट हो गए हैं और जहाँ इनका पाक कॉलोनी में पूरा निज़ाम था वो सारा जो है वो ख़त्म हो चुका है अब। सीनियर पुलिस अफसरों के मुताबिक पप्पू ने एक दिन कलाकोट में रहमान पर भी हमला किया, मगर वो बच निकला तो पप्पू के गुस्से का रुख रहमान के रिश्तेदारों की जानिब हो गया। दोनों जानिब से एक दूसरे के अजीज़ों और दोस्तों के कत्ल का सिलसिला शुरू हुआ। हालात इस कदर बिगड़े कि रहमान को लियारी से बलूचिस्तान फ़रार होना पड़ा। फिर पुलिस ने अरशद पप्पू और हाजी लालू को गिरफ़्तार कर लिया तो रहमान बलोच वापस लियारी आया और अपने मुखालिफिन को चुन चुन कर मौत के घाट उतारने लगा। हाजी लालू गैंग के अफराद को जब भी मौका मिलता हिसाब चुकता करने की कोशिश करते। रहमान बलोच ने बाद में पुलिस की तफ्तीश में एतराफ़ किया कि वो पुलिस अफसरों, अहलकारों, मुखबरों और मुख्तलिफ कारिंदों समेत 35 अफराद के कत्ल में मुलव्विस था। रहमान बलोच और हाजी लालू गैंग की इस लड़ाई में कुछ ही अरसे में हज़ारों अफराद मारे गए। लियारी की समाजी और नामवर शख्सियात ने कत्लो गारत का यह सिलसिला रुकवाने की कोशिश की। उन शख्सियात में बलोच इत्तेहाद तहरीक के सरबराह अनवर भाईजान, सहाफ़ी सईद सरबाजी, अजीज़ संघोर और इस इलाके के MNA नबील गबूल ने आसिफ जरदारी से मुलाकातें की। ये परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। आसिफ जरदारी वैसे तो जेल में थे, मगर बीमार पड़े तो इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल थे। क्लिफ्टन में वाकई अस्पताल उनके दोस्त डॉक्टर आसिम हुसैन का है। बहरहाल आसिफ जरदारी ने कत्लो गारत पर परेशानी का इज़हार किया और कहा कि ये सिलसिला रुकवाया जाए। हाजी लालू भी उन दिनों जेल में थे। मशवरा दिया गया कि उनसे ज़मानत ली जाए कि उनका गैंग रहमान बलोच के ख़िलाफ़ कोई हमला ना करे। एक बलोच सरदार ने कहा कि हाजी लालू तो ये ज़बान दे देंगे, लेकिन रहमान की ज़मानत कौन देगा। बहरहाल फिर अनवर भाईजान को सालिस बनाया गया। अनवर भाईजान अरशद पप्पू के मामू ससुर थे, मगर वो समाजी शख्सियत थे, इसीलिए सब उनका एहतराम करते थे। अभी उन्होंने सालसी की कोशिश शुरू ही की थी कि 8 जनवरी 2005 को रहमान बलोच ने उन्हें ही कत्ल कर दिया। 2005 को जो है अरशद पप्पू के वाइफ का सरदा मामू अनवर भाईजान, ये हमारा साथी दुश्मनी था उनसे। हमें इतना मिली कि वो किसी जनाजे में आ रहे, तो हम लोग वो पहले वहाँ पर रोड पर बैठ गए थे, गरीब शाह रोड पर। तो जैसे ही आया हमने उस पर फायरिंग किया, अनवर भाईजान हलाक हो गया और जो इसका साथी जख्मी हो गया था और हम लोग मौके से फरार हो गए। क्यों उस पर फायरिंग करी? तो जो अरशद पप्पू के वाइफ का सरदा मामू था और हम लोग का दुश्मनी था उससे, तो कंप्लेनें करता था खिलाफ, ये सारे लेटरे वही बेचता। बहरहाल अनवर भाईजान के कत्ल के बाद सुलह और अमन की सब उम्मीदें दम तोड़ गईं। आसिफ जरदारी भी ये कहकर साइडलाइन हो गए कि रहमान ने तो सालिस को ही कत्ल कर डाला। अरशद पप्पू ने उसके जवाब में रहमान के रिश्ते के चच्चा को कत्ल कर दिया।
और उनकी आखिरी चीखें फ़ोन पर रहमान को सुनाई। और जैसा कि मैंने बताया था कि वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का शहर पर दोबारा होल्ड हो चुका था। रहमान ने भी मलीर, गोलीमार, खामोश कॉलोनी, कासिमाबाद, डालमिया और दीगर इलाकों में अपने पैर जमाना शुरू कर दिए थे और उसके कारिंदे इन इलाकों में मंशियात फरोशी, जुए के अड्डे चलाने और भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। रहमान बलोच की कहानी में यहाँ एंट्री होती है कराची ऑपरेशन के मशहूर किरदार चौधरी असलम की। चौधरी असलम ओपनली बात थी कि इन्होंने जो 92 में एमक्यूएम के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो चौधरी असलम उसके मरकज़ी किरदार थे। इसी तरह और जितने भी पुलिस अफसर थे मरकज़ी किरदार थे। फिर बाद में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इक़्तिदार आया, उन्होंने एमक्यूएम के ऊपर हाथ रखा, इनका ऑपरेशन थोड़ा सा इनके ख़िलाफ़ ख़त्म हुआ। न सिर्फ ये फिर हुकूमत में शामिल हो गए। फिर एक पैटर्न ऐसा चेंज हुआ कि रऊफ़ सिद्दीकी जब वज़ीर दाखिला थे तो चौधरी असलम की जो है वो उनके साथ पैचअप होता है। फिर चौधरी असलम जो है वो अपने तमाम एक्टिविटीज़ जो थी वो उनके साथ मिलकर जो है वो करने लगे। फिर एक लियारी टास्क फोर्स उन दिनों बनाई गई। बुनियादी तौर पर जो गैंगवार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैं समझता हूँ वो एक पॉलिटिकल सेटअप था। वो इस तरीके से कि एमक्यूएम जो थी वो लियारी में किसी भी सूरत एंट्री देना चाहती थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनने के बाद। वहाँ अपने जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहती थी, वहाँ अपना कोई निज़ाम सेटअप जो है वो खड़ा करना चाहती थी। लेकिन वहाँ पर बलोच जो थे या पीपल्स पार्टी का एक बड़ा निज़ाम था वहाँ, वो किसी भी सूरत जो है वो उनको वहाँ नहीं होने देते और बहुत ज़्यादा मुज़ामत थी। जिसके बाद एमक्यूएम ने जो है वो हाजी लालू के साथ जो है वो उसके ऊपर हाथ रखा और उसे दरपर्दा उसकी जितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी उनको उन पे खामोश रहते थे और उसके बाद उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की उन्होंने लियारी में इंटर होने के लिए। ये बुनियादी बात, ये झगड़ा इनका शुरुआत थी ये कि वो लियारी में एंट्री देना चाहते थे एमक्यूएम को और रहमान डकैत या दूसरे जो लोग थे वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट में किसी भी सूरत उनको लियारी में दाखिला नहीं देना चाहते थे। ये लड़ाई थी बुनियादी तौर पर। तो रऊफ़ सिद्दीकी ने जो है वो लियारी टास्क फोर्स उस वक्त वो करवाई और चौधरी असलम को जो है वो उसका सरबराह बनाया। और वो बुनियादी तौर पर लड़ाई तो ऐसी थी जो मैंने आपको बताया पॉलिटिकल थी। वो किसी भी सूरत जो उनके रास्ते में रुकावट आ रहा था, वो रहमान डकैत या उसके साथी थे, उनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो है वो ऑपरेशन शुरू किए। जैसे कि हब में एक बड़ा ऑपरेशन किया, वहाँ पे एक SHO भी शहीद हुआ और वहाँ पर रहमान डकैत तो वहाँ से नहीं मिल सका या उसके लोग नहीं मिल सके। बड़ी नाकामी हुई पुलिस को। अब लियारी टास्क फोर्स को टास्क यही था कि आपने जो है वो लियारी को साफ़ करना है और उस वक्त जो है फिर ये लग गया चौधरी रहमान के पीछे। और एक दिन जो है रहमान को चौधरी को इत्तला मिलती है कि रहमान जो है वो हब के इलाके में जो उसका एक ठिकाना है जिसे वाइट हाउस भी कहा जाता है वहाँ मौजूद है। और ये इस इंफॉर्मेशन में जो है वो एक हमारा जो कौमी इदारा है साथ इदारा उसके लोग उसकी इंफॉर्मेशन भी शामिल थी और ये मुश्तरका ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के लिए जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो रहमान वाले पहले से तैयार थे और वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं और पुलिस की इनकी फायरिंग से जो है एक SHO अरशद भट्ट समेत जो है वो 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो मारे जाते हैं। उमर शाहिद हामिद जो हैं वो ज़ख्मी होते हैं और ये लोग जो हैं वो वहाँ से एक नाकाम मुहिम के बाद वापस आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक और चीज़ जो है इस वाक़े में बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस वाक़े के 4 दिन के बाद जो है वो रहमान का भाई रहीम जो है वो एक पुलिस मुकाबले में लियारी में मारा जाता है। इस हवाले से इन्फॉर्मेशन यही है कि जनाब रहीम को जो है उसके ससुर से मांगा गया तो पुलिस ऑफिसर्स ने उससे कहा कि आप इसे हमारे हवाले कर दें, हम इसकी गिरफ्तारी जाहिर करके इसे जेल भेज देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चौधरी जो है वो गुस्से में जो है इसे कत्ल कर दे रहमान से बदले के लिए। वो हवाले कर देता है ससुर रहीम को और अगले दिन इत्तला आती है कि रहमान का भाई रहीम पुलिस मुकाबले में मारा गया। मई 2005 में होने वाले इस ऑपरेशन में नाकामी असलम चौधरी को अपने करियर पर बदनुमा दाग लग रही थी। वो रहमान बलोच को जिंदा या मुर्दा किसी भी हाल में गिरफ्तार करना चाहते थे। वो ना मिला तो सिर्फ 4 दिन बाद 22 मई 2005 को एक मुबैना मुकाबले में उसके भाई को मार दिया गया। चौधरी असलम का कलेजा फिर भी ठंडा ना हुआ। उन्होंने रहमान की तलाश जारी रखी। बिलाखिर 1 साल बाद उसका सुराग कोयटा में मिला। 18 जून 2006 को कोयटा के सैटेलाइट टाउन में ऑपरेशन करके रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई और कराची में एक खुफिया मकाम पर कैद करके उससे तफ्तीश जारी रही। अभी रहमान बलोच से तफ्तीश का सिलसिला चल ही रहा था कि चौधरी असलम खुद गिरफ्तार हो गए।
जी हाँ, लियारी टास्क फोर्स सरबराह असलम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। असल में हुआ ये था कि इस फोर्स ने 12 जुलाई 2006 को एक पुलिस मुकाबले में एक इश्तिहारी मुलजिम माशूक बरोही को मारने का दावा किया, जो अगवा बराए तावान की कई वारदातों में मतलूब था। बाद में पता चला कि मरने वाला माशूक बरोही नहीं बल्कि एक बेगुनाह शख्स रसूल बख्श बरोही था। उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जाली पुलिस मुकाबले का नोटिस ले लिया। अब ये मामला चल ही रहा था कि रहमान की एक बीवी ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी कि रहमान की गिरफ्तारी जाहिर की जाए। चौधरी असलम ने एक पुलिस अफसर के ज़रिए रहमान के अहले खाना से डील की कि वो दरख्वास्त वापस ले लें तो वो गिरफ्तारी जाहिर कर देंगे। अभी इस डील पर अमल हुआ भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चौधरी असलम को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी मरतबा जो गिरफ्तारी है रहमान की, वो कोयटा के सेटेलाइट टाउन से है। कोई 1 साल गुजर गया था। इस 1 साल के बाद जो है वो रहमान को कोयटा के इलाके से सेटेलाइट टाउन से गिरफ्तार किया गया। और ये ऑपरेशन भी जो है ये एक इंटेलिजेंस इदारे का और लियारी टास्क फोर्स का जो है मुश्तरका ऑपरेशन था। बुनियादी बात ये थी कि लियारी टास्क फोर्स जब बनी तो उसके बाद जो तार कि एक्टिविटीज़ पूरी हर तरह से होती थी, और उस वक्त चूँकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी तो वज़ीर दाखिला सिंध हुकूमत की जितने भी वो थे उनके साथ मुख्तलिफ एजेंसीज़ का जो वो मुदाखलत थी, इन्वॉल्वमेंट थी, वो भी इनको साथ देते थे और जितनी भी उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से इंफॉर्मेशन होती थी वो शेयर करते थे। तो यूँ हमारे पास जो इतला थी उस वक्त कि रहमान को जो है वो एजेंसीज़ ने ट्रेस करके उसको गिरफ़्तार किया और उसके बाद उसको कराची मुंतकिल किया और फिर चौधरी असलम और लियारी टास्क फोर्स की टीम के हवाले किया फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब उन्होंने इसकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर नहीं की और उसको एक पुलिस अफसर थे उनके घर पे रखा, जहां इनसे तफ्तीश शुरू की गई। तफ्तीश जो थी काफ़ी चीज़ें डिस्क्लोज़ हो गई थी और मुख्तलिफ उस पर कोई ये भी बताते हैं कि लोगों के इनकी आपस में दोस्ती भी हो गई थी, पैचअप भी हो गया था, रज़ाकाराना तौर पर एक दूसरे से ये काफ़ी चीज़ें इन्होंने डिस्क्लोज़ करके वो आगे का लाहा अमल भी तैयार कर लिया था। लिहाजा इस दौरान क्या होता है कि चौधरी असलम और उनकी टीम जो थी तकरीबन 22-25 लोग थे पुलिस के, जिनके ऊपर एक जाली इनकाउंटर का जो है वो FIR कट जाती है, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। तो इस दौरान जो था बताया गया कि रहमान डकैत जो है वो वहाँ से किसी तरीके से फ़रार हो गया या उसको फ़रार करा दिया गया। रहमान एक बार फिर लियारी में वापस आ गया और अरशद पप्पू गैंग के साथ लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2006 में अरशद पप्पू को नयाबाद के एक फ्लैट से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अरशद पप्पू के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी और उस पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, दहशतगर्दी के 60 से ज़्यादा मुकदमात थे। उसकी गिरफ्तारी बज़ाहिर पुलिस की बड़ी कामयाबी थी, मगर दूसरी जानिब रहमान बलोच मज़ीद ताकतवर होता गया। वो लियारी का बेताज बादशाह बन चुका था। अब इलेक्शन की भी आमद थी। रहमान बलोच को सियासी सरपरस्ती की ज़रूरत थी और MQM का मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी को रहमान बलोच की इस बहामी ज़रूरत ने कई वारदातों में मतलूब मुल्जिम रहमान बलोच को 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो का मुहाफ़िज़ बना दिया। पीपल्स पार्टी का लियारी हमेशा से गढ़ रहा है, ये पीपल्स पार्टी का दावा भी है। और अगर देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, इन्होंने लियारी से इलेक्शन लड़ा है। और जिस 2007 की आप बात कर रहे हैं, इस 2007 में जब 2006 में जब ये वहाँ से चौधरी की कैद से फ़रार होने में कामयाब हुआ रहमान, तो अगले साल जो है वो इलेक्शन का साल था 2007, जो बाद में डिले भी हुए इलेक्शन बीबी की शहादत की वजह से। तो चूँकि इलेक्शन से पहले का माहौल बनना शुरू हो चुका था, तो उस वक्त जो है वो बेसिकली पीपल्स पार्टी और रहमान के दरमियान जो है एक डील हो गई। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत थे। पीपल्स पार्टी को लियारी में होल्ड चाहिए था, उसके लिए उन्हें रहमान की ज़रूरत थी, और रहमान को जो सियासी छतरी चाहिए थी, उसके लिए उसे पीपल्स पार्टी की ज़रूरत थी। देखिए बेसिकली जैसे कि मैं पहले तज़किरा कर चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए ये लोग बहुत बड़ा सरमाया थे, असासा थे, क्योंकि एक पीपल्स पार्टी के लिए ही वहाँ पर जो है वो एक बड़ा पुराना जो सेटअप था पीपल्स पार्टी का, तो उसको ये बरकरार रखना चाहते थे और जैसे कि MQM उनको तोड़ना चाहती थी। तो इसकी वजह से इनकी पीपल्स पार्टी में बहुत ज़्यादा कुर्बत हो गई थी। फिर बीबी के साथ जो था वो उनकी जो जानिसाराने बेनज़ीर के नाम से इन्होंने जो एक तंजीम शुरू की, फिर जब बीबी की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर हुए, जब बेनज़ीर पाकिस्तान वापस आई थी, जब उनके ऊपर कारसाज के करीब हमला हुआ, उस तमाम सिक्योरिटी में भी ये इतलात थी
कि रहमान उनके साथ था, बल्कि ये भी कहा गया कि रहमान जो है वो उस वक्त बीबी को वहाँ से निकाल कर जब हमले के बाद जो है वो बाहिफाजत बिलावल हाउस पहुँचाने में भी जो है वो रहमान का ही काफ़ी किरदार था। फिर एक दफ़ा ये भी हुआ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत बनी तो उस वक्त असम्बली के अंदर जो है वो रहमान डकैत के आने की इतला मिली थी, कुछ लोगों ने उनको देखा था। ये खबरें भी उस वक्त यानी अखबारात में नुमायाँ हुई थी। अब्दुर्रहमान बलोच जो था वो पीपल्स पार्टी का सच्चा जियाला था, जो इसके साथ शहीद हुआ अकील बलोच जो सच्चा जानिसार था, मोहतरमा का प्रोटोकॉल में होता था। अब्दुर्रहमान बलोच खुद था, जब मोहतरमा के ऊपर हमला हुआ मोहतरमा को बाहिफाजत बिलावल हाउस तक पहुंचाया गया। हैरत अंगेज तौर पर 27 दिसंबर को बीबी की हिफाजत की जिम्मेदारी जानिसाराने बेनज़ीर भुट्टो को नहीं सौंपी गई। बहरहाल बेनज़ीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। Pakistan Party declares victory in all of Pakistan. We have won these elections. उसके साथ ही रहमान बलोच के असर रसूख में भी बेपनाह इजाफा हो गया। 2008 में रहमान ने पीपल्स अमन कमेटी के नाम से एक तंजीम बनाई और एमकेएम के तंजीमी ढांचे के तर्ज पर अमन कमेटी के यूनिट और सेक्टर्स कायम कर दिए। मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी ऑफिस खोले और इलाका जिम्मेदार मुकर्रर किए। रहमान ने भत्ताखोरों का दायरा भी बढ़ा दिया। खारा दर, मीठा दर, सराफा बाजार, खजूर बाजार, जूड़िया बाजार, हाजी कैंप, टिम्बर मार्केट और मोहल्लिका इलाकों में कारोबार करने वालों को रहमान बलोच को भत्ता देना पड़ता था, वरना पहले लिफाफे में गोली आती थी और फिर तावान ना देने पर दस्ती बम हमला। लियारी के तमाम बस अड्डों, ट्रक अड्डों, फिशरी के ताजरों से भी बाकायदगी से भत्ता लिया जाता था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, यानी सैयां बहे कोतवाल, तो डर काहेगा। यही वजह है कि कराची पोर्ट से निकलने और किमाड़ी से गुजरने वाला कोई कंटेनर रहमान के नेटवर्क को भत्ता दिए बगैर नहीं गुजर सकता था। नेटो सप्लाई के कंटेनर भी यहीं से अफगानिस्तान जाते थे, उनको भी रहमान को भत्ता देना पड़ता था, वरना उनके कंटेनर्स लूट कर लियारी ले जाए जाते थे। ईरान से स्मगल शुदा तेल लाने वाले भी इसी गैंग को भत्ता देकर महफूज रह सकते थे। जब आप उस वक्त की वज़ीर आज़म के बहुत करीब हों और आपकी जो उनका बिलावल हाउस है वहाँ आना जाना बहुत ज़्यादा वो हो गया था और ये पीपल्स पार्टी का एक असासा थे इस लियारी और इसके जो बलोच आबादियाँ थी वहाँ पर, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है इनको एक काफ़ी खुला हाथ दे दिया गया था और इनके ऊपर हाथ रख दिया गया था कि इन्होंने जो पॉलिटिकल सेटअप थे उनके अंदर मुदाखला शुरू की। फिर एक लियारी में अमन कमेटी के नाम से एक तंजीम बनाई गई और उसके फिर मुख्तलिफ़ इलाकों में कराची के यूनिट्स बनाए गए। वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी या जो बलोच कम्युनिटीज़ थी जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में कराची में, वहाँ उनके दफातर खोले गए। फिर इनका जो एक निज़ाम, इनके साथ ऐसे लोग थे, इन्होंने मुख्तलिफ चंदे के नाम पे जो है वो एक भत्ते का अमल शुरू हो गया, मैं समझता हूँ सराउंडिंग्स में, जो फिर पूरे कराची में ऐसा ऐसा जो जितने बिजनेसमैन थे, बिल्डर थे या आपके जो खारादार या इन इलाकों के जो कारोबारी लोग थे, आड़ती थे, जो उन तक जो है वो पर्चियाँ जाने लगीं, पैसे लिए जाते थे सेटअप के नाम पे। इसके अलावा गुटके और स्मगल शुदा छालिया का काम भी रहमान की सरपरस्ती में लियारी में होने लगा। उन सब कामों से होने वाली कसीर आमदनी से रहमान ने करोड़ों की जायदादें बना ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2006 तक रहमान कराची और बलूचिस्तान के कई इलाकों में 150 एकड़ ज़राई ज़मीन, 33 घरों, 34 दुकानों, 12 प्लॉटों का मालिक बन चुका था। ईरान में भी जायदादें बना ली थी। ज़राए के मुताबिक 2007-8 के बाद तो इससे भी ज़्यादा जायदादें बनाई गईं। बहरहाल BBC की रिपोर्ट के मुताबिक रहमान बलोच ने मुत्तहदा और हकीकी के अस्करी बाजुओं के नाराज़ अरकान को भी अपने साथ मिलाना और उन्हें लियारी में पनाह देना शुरू कर दिया था। इस तरह उनके गैंग ने उर्दू बोलने वालों के इलाकों में भी भत्ताखोरी शुरू कर दी थी। पीपल्स अमन कमेटी के दफातर हर इलाके में खुलने लगे तो मुत्तहदा को डर हो गया था कि गैंग वार पूरे शहर में ना फैल जाए। रहमान बलोच अब सियासी तौर पर इतना मजबूत हो गया था कि लियारी और आसपास के इलाकों से कौन सूबाई और कौमी असम्बली का रुकन बनेगा और कौन टाउन नाजिम होगा, ये फैसला वही करता था। आबाई घर के सामने बना एक बड़ा सा डेरा हर वक्त आबाद रहता। वो अब सरदार अब्दुर्रहमान बलोच कहलाने लगा था। इलाके के लोगों के मसाइल हों, लेन देन के मामलात हों या दूसरे मसले, रहमान बलोच के इस डेरे पर रोज़ाना जरका मुनक्किद होता। बेतहाशा पैसा आया तो उसने इलाके में फलाही काम किए, मदरसे, स्कूल और क्लिनिक बनवाए। आज भी उसके रिश्तेदार और इलाके के लोग उसे अपना खैर ख्वाह समझते हैं। अब्दुर्रहमान बलोच ने